स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। हमारी जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की एक सीरीज़ चल रही है लेक्चर्स की, उसमें आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमें, कि देखिए जब भी हम कोई अपने लेट सपोज अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें, तो जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन टू पार्टीज़, तो हमारे यहाँ पे हर मैटर को डील करने के लिए स्पेसिफिक लॉज हैं, इनेक्टमेंट्स हैं, जिनकी हेल्प से कोर्ट एक मैटर को सुन के और डिसाइड करते हैं। बट इंटरनेशनली जब दो कंटेस्टिंग स्टेट्स आती हैं, या पर्सन वर्सेस स्टेट होता है, या पर्सनस का कोई भी क्रिमिनल मैटर होता है, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डिस्प्यूट होते हैं, जब टू कंटेस्टिंग स्टेट्स बिफोर एनी फोरम होते हैं, ये फोरम हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हो सकता है, बट इसके अलावा हमारे ट्रिब्यूनल्स भी हो सकते हैं। और ये वाले जो डिस्प्यूट है वो मीडिएशन, नेगोशिएशन या कंसिलिएशन के थ्रू भी सुलझाए जा सकते हैं। बट अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जो कंटेस्टिंग पार्टीज़ हैं वो कैसे ये बताएंगी कि हमारा राइट प्रिवेल कर रहा है या हमारा राइट बेहतर है एज कम्पेयर टू द अदर कंटेस्टिंग पार्टी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी सर्टन सोर्सेज आर देयर जो कि मेंशन है आर्टिकल 38 में। और ये आर्टिकल 38 जो है वो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। आईसीजे का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ ये मेंशन है सोर्सेज, और जो हमारा आर्टिकल 38 का जो हमारा पहला सोर्स है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस। और देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन, क्योंकि आईसीजे के स्टैट्यूट में इंटरनेशनल कन्वेंशन वर्ड है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अलावा यहाँ पर ट्रीटीज भी हैं, सर्टन वेयर आपको प्रोटोकॉल्स लिखे मिलेंगे, और कहीं कहीं पे इनका नाम पैक्ट्स होगा। और एग्रीमेंट्स तो एक है ही जनरल टर्म कि कोई भी कंट्री है वो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट वन है वो ये है। सेकंड जो हमारा है वो है इंटरनेशनल कस्टम्स। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स recognized by civilized states। ठीक है, और जो हमारा लास्ट है डी, उसमें हमारे दो सोर्सेज आ जाते हैं। देखिए वैसे तो हम इनको 5 सोर्सेज की तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो स्टैट्यूट है उसमें हमारे जो डी क्लॉज है उसी के अंदर 2 दे रखे हैं। तो फर्स्ट वन इज जुडिशियल डिसीजंस, and the next one is writings of publicist, और हम jurist भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेन ये 5 सोर्सेज हैं जिनको देख करके कोई भी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा जा सकता है। या यूँ कह लो कि ये जो लिस्ट है, कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, पर ऐसा नहीं है। मतलब इनके अलावा भी कोई रीजनल हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस के कोई रेजोल्यूशन हो सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के कोई रेजोल्यूशन हो सकते हैं, या जैसे जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, उनके रेजोल्यूशंस में भी सर्टन जो पॉइंट्स हैं वो इस्तेमाल करे जा सकते हैं, सर्टन क्लोजेज हैं जिनका इस्तेमाल करा जा सकता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमारे पहले और दूसरे जो सोर्स हैं ये एक अहम सोर्स हैं, और दोनों कई बार पैरेलल भी चलते हैं, यानी कि किसी भी डिस्प्यूट में ट्रीटीज़ या कन्वेंशंस का भी इस्तेमाल हो रहा होता है और कस्टम का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन उसके बाद भी अगर ट्रीटीज़ भी नहीं है तो फिर जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन ये जो लास्ट के 2 हैं इनको सब्सिडरी बोला जाता है। सब्सिडरी रूल्स हैं ये सब्सिडरी सोर्सेज हैं, क्योंकि अगर यहाँ पहले 3 में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, मान लो कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें कंटेस्टिंग कंट्रीज़ के बीच में ना ही कोई ट्रीटी है, ना ही उस एरिया में कोई प्रिवेलेंट कस्टम है, और ना ही कोई ऐसा प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल हो रहा हो,
तो देन मूव टू द जुडिशियल डिसीजन एंड द राइटिंग ऑफ एनी, और ये रिनाउंस्ड, जिसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसी में हम फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं अपना जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, या जिनको हम इंटरनेशनल ट्रीटीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हम ये टर्म्स की बात करते हैं, हमने इतनी सारी टर्म्स को यहाँ पे लिख दिया, तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर ये सेम है तो क्या ये सिनोनिमस है या इनमें कोई माइनर डिफरेंट है। तो जनरल स्टूडेंट्स क्या होता है, जो कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन जनरली यूनाइटेड नेशंस की वो डिक्लेरेशन या वो ट्रीटीज़ होती हैं जो अप्लाइड ऑन मेजॉरिटी कंट्रीज़ होती हैं, जो पर्टिकुलर टॉपिक पे ना होके जनरल टॉपिक्स पे होती हैं। और जो ट्रीटीज़ होती है ना, वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ मल्टीलेटरल भी हो सकता है, बट 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके, जो उनके रीजन का पर्टिकुलर हो सकता है या उन 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच का पर्टिकुलर मैटर होता है, उनके लिए ट्रीटीज़ फॉर्मेशन होती हैं। और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फर्दर टू क्लैरिफाई एनी कन्वेंशन, जो बाद में एक्सप्लेनेशंस आती हैं, एडिशंस आती हैं, या जो रूल्स फॉर्म होते हैं टू कंडक्ट द कन्वेंशन जो ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें कुछ हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उनके लिए प्रोटोकॉल्स आते हैं। पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स आर टर्म जो सिनोनिमस होती है, पैक्ट्स को एग्रीमेंट ही कहते हैं। जैसे इसका फेमस एग्जांपल है पेरिस पैक्ट। तो एनवायरनमेंट को लेके पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो सभी देशों का एक पैक्ट की फॉर्मेशन हुई थी, तो एग्रीमेंट बना था रिगार्डिंग द ग्लोबल जो एक हमारा एनवायरमेंटल हैजार्ड है उसको, और जो कार्बन एमिशन है उसको लोअर डाउन करने के लिए, तो वो कहलाया था हमारा पैक्ट या एग्रीमेंट। तो जब भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस आती हैं, इनको क्या है कि जैसे हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट भी बोल रहा है कि ये वो रूल्स होते हैं। अब ये कौन फॉर्म करता है, ये वो रूल्स होते हैं जो या तो जनरल या पर्टिकुलर, ठीक है, एक्सप्रेसली फॉर्म होते हैं। जनरल होते हैं मतलब कोई ऐसा मुद्दा है जो जनरली प्रिवलेंट है इन द वर्ल्ड, लेकिन ज़रूरी नहीं है वर्ल्ड में वो प्रिवलेंट है तो वर्ल्ड के सारे ही कंट्री इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जनरल और पर्टिकुलर। तो वो रूल्स चाहे वो जनरल हो चाहे वो पर्टिकुलर हो, बट they are expressly recognized by the contesting states। ठीक है, तो यानी कि ट्रीटीज, कन्वेंशन, पैक्ट्स, एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल्स ये अलग अलग भी हैं, लेकिन इनके सर्टन अलग अलग मीनिंग हैं। और अगर इन मीनिंग्स में हम इनको फिट करके देखें तो ये जनरल भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर हो सकता है। जनरल का मतलब क्या है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनरली प्रिवेल करते हैं इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो हैं उनके कॉमन मुद्दे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनोसाइड। अब क्या कोई भी कंट्रीज ये कहेंगे कि हम अपने कंट्री में जिनोसाइड करेंगे, या वर्ल्ड के जो जितने भी फोरम है क्या वो ये अलाउ करेंगे कि कंट्रीज अपने रीजन्स में या पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कि वर्ल्ड वार सेकेंड में हुआ, जूस की किलिंग हुई, जापान में इतना मास किलिंग हुई बाय यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो जनरल जो ट्रीटीज़ हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए भी हमारी कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ बनी हुई हैं। तो इनका क्योंकि जनरल नेचर होता है, जैसे कि रिगार्डिंग वार, रिनंसिएशन ऑफ वार, वार को स्टॉप करा जाए, प्रोहिबिट करा जाए, या वार को एक बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट भी मतलब ये कंट्रीज़ नहीं मानते कि अप्लाई करा जाए कि कंट्रीज़ आपस में वार में उलझें या एक दूसरे पर मिलिट्री अटैक करें। तो जो इस तरह की होती हैं। एंड रिगार्डिंग जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, अब ह्यूमन राइट्स हैं वो सभी ह्यूमंस के हैं हु आर लिविंग इन दिस अर्थ। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर कंट्री जो अपनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीटी बनाएंगे उसमें वो ये एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हम ह्यूमन राइट्स को अपने कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे या वॉयलेट नहीं करेंगे किसी भी कम्युनिटी का या पर्सन का, ठीक है। लेकिन जैसे हम ये टेरिटरीज़ की बात करते हैं, इसमें एक जैसे टेरिटरी मुद्दा है, डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, वियना कन्वेंशंस हैं जो टेरिटरीज़ की प्रोटेक्शन को या उसकी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए सभी देशों, उसके मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ या मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ मेंबर्स रहते हैं कि कैसे हम एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफियर ना करें, अननेसेसरी एनक्रोच ना करें।
तो ये जो जनरल कन्वेंशंस होती हैं इनको हम ट्रीटी लॉ भी बोलते हैं, यानी एक जर्नल लॉ का फॉर्म ले लेता है। ये जर्नल जो हमारी कन्वेंशंस हैं ये ट्रीटी लॉ का फॉर्म ले लेता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर कन्वेंशंस की बात करते हैं तो ये जो कंटेस्टिंग स्टेट है ये पर्टिकुलरली कोई 2 या 2 से ज़्यादा बाइलेटरल हो सकती है, मल्टीलेटरल हो सकती है, ये ट्रीटीज़ का फॉर्मेशन होता है और इनको जनरली हम ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो जैसे ये ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में बनते हैं, जैसे हमारा शिमला समझौता इसका एग्जाम्पल है। इसको शिमला समझौता कह सकते हैं या इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, जिसको शिमला एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था और वार के ड्यूरेशन में हुआ। तो ये जो इस तरह के समझौते हैं या फिर जैसे कंट्रीज़ होते हैं डिफरेंट नेशंस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं कि हम आपस में इंटरकोर्स कैसे करेंगे या हमारे रिलेशन कैसे होंगे या हम अपने टेरिटोरियल सी के रिगार्डिंग कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, या जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं क्या हम म्यूचुअली उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे केसेस इस तरह के भी आते हैं जो ट्रीटीज़ को एक्सप्रेसली उन्होंने रिकॉग्नाइज करा हुआ है बट लेटर ऑन वो उसको नहीं मान रहे हैं। केसेस में हम बात करें तो जैसे नॉर्थ कॉन्टिनेंटल सी केस है, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस। तो ये जो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस है इसमें भी हम ये बात करेंगे ना कि क्या ट्रीटीज़, जैसे मतलब किसी जगह पे क्या ट्रीटीज़ का जो आपस में कंट्रीज़ की टेरिटरीज़ को लेकर के कोई जो समझौते चल रहे हैं उसको रिगार्ड करना चाहिए या वहाँ पे कोई कस्टम प्रिवेलेंट है उसको रिगार्ड करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है सेम पॉइंट पे कंट्रीज़ का कोई ट्रीटी भी होती है और कोई कस्टम भी प्रिवेल होता है, तो जो भी कंट्री उसका बेनिफिट उठाना चाहेगा वो अपने साइड पे एक कंट्री कंटेस्ट क्या कर रहा है कि भाई मेरे तो यहाँ पे जो प्रिवेलेंट एक जनरल कस्टम है ना उसके आधार पे आप जो है डिसीजन दीजिए। लेकिन दूसरी पार्टी कह रहा है नहीं नहीं हम दो जो देश हैं उनके बीच में ऑलरेडी हमारा एक कस्टम तो है ही है लेकिन ऑलरेडी हमारी एक ट्रीटी है तो ट्रीटी को रिगार्ड करा जाए। तो उन दोनों में से क्या प्रिविलेंट करेगा ये भी डिपेंड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कहता है। और जैसे हम ये ट्रीटी एज ए लॉ बात कर रहे हैं, ट्रीटी एज ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है, बाइंडिंग फोर्स तो दोनों में ही है लेकिन ये क्या है ट्रीटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी वियना कन्वेंशन है ऑन ट्रीटी लॉज ऑफ ट्रीटीज, ठीक है। अब ये जब कन्वेंशन आई ये ट्रीटीज के रिगार्डिंग कि हाउ ट्रीटी शुड बी फॉर्म्ड, हाउ द कंट्री शुड रिगार्ड और एनफोर्स द ट्रीटीज, कि उससे वो स्टेप बैक ना करें या उसका वायलेशन ना करें। लेकिन देन ऑल्सो इस ट्रीटीज के मतलब आयरॉनिकली लेस देन हाफ ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं। तो जब वो इसके सिग्नेटरी ही नहीं हैं तो क्या वो रिगार्ड नहीं करेंगे ट्रीटीज का, बट इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू कि क्या फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं, किस तरह की ट्रीटी है, क्या वायलेशन हुई है और क्या वहाँ पे कोई कस्टम प्रिविलेंट है या सिर्फ वो ट्रीटी ही है। तो इस तरह की किया जाता है। और जैसे ये जीनोसाइड वगैरह को लेके, वार को लेके या जैसे डिक्लेरेशन है तो इसमें जिनेवा कन्वेंशन जैसे एक गुड एग्जाम्पल है। इसके अलावा हेग कन्वेंशन है 1899 और 1907 में, और ये रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होते हैं बिटवीन द कंट्रीज़। और कंट्रीज़ का मतलब यहाँ ये नहीं है क्योंकि हम जब सब्जेक्ट्स की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, कोई वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी टेस्ला इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए आ रही है, लेकिन अगर वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं, वो स्टेप बैक कर जाते हैं या ऑलरेडी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, तो क्या उन पे कोई जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई होके या कोई जो ट्रीटी उन्होंने आपस में करी है उसके अगर देखो अगर उनके कोई जनरल प्रिंसिपल्स को हम तब अप्लाई करेंगे जब कोई एक्सप्रेस ट्रीटी ना हो। तो ये जो ट्रीटी फॉर्मेशन होती है कंट्रीज़ की, वो
कंट्री टू कंट्री भी हो सकती है, कंट्री टू कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कंट्री विद ए स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकती है। तो उसका रिगार्ड करना और बाइंडिंग एक फोर्स रहता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रीटीज है। नेक्स्ट जो हम करेंगे ना, वो हम करेंगे इंटरनेशनल कस्टम्स। इंटरनेशनल कस्टम्स। अब देखिए, इंटरनेशनल कस्टम्स की जब बात होती है तो कस्टम इटसेल्फ हम अपनी जनरल जो बुक्स हैं उनमें भी पढ़ चुके हैं। कस्टम का मतलब क्या होता है, और कस्टम भी कई बार अलोन नहीं, यूसेज भी साथ होता है, यूसेज एंड कस्टम। तो अब फिर ये यूसेज क्या है, जिसको हम जनरल अगर भाषा में बोले तो हम रीति रिवाज कहते हैं। लेकिन कस्टम एंड यूसेज का, और या यूँ कह लूँ कि कस्टम फॉर्मेशन होने से पहले वहाँ पे यूसेज मतलब कोई जनरल प्रैक्टिस में कोई चीज़ ऑलरेडी चल रही है। तो यूसेज का मतलब कि हम कोई काम है ऐसा जो दो कंट्रीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में वो बहुत समय से वैसा चल रहा है, तो दे हैव टू फॉलो दैट। क्योंकि कस्टम जब बना तो कस्टम के लिए कंट्रीज़ की एक्सेप्टेंस नेसेसरी है, क्योंकि एक कंट्री अगर बार बार डिसरिगार्ड कर रहा है, और डिसरिगार्ड करने का मतलब दैट कंट्री हैज़ सम ऑब्जेक्शन, तो वो कस्टम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है वो कस्टम प्रिवेलेंट होना चाहिए विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द कंट्रीज इटसेल्फ। तो जो कस्टम होते हैं ना, उनका जो पहला एक बेसिक कंडीशन है ना, वो है उसका ड्यूरेशन, ठीक है। अब कितना ड्यूरेशन हो, मतलब अगर कंट्रीज़ के बीच में कोई एक प्रैक्टिस चल रही है उसका कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, तो ये हम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर सकता है। लेकिन हमने ये जैसे जनरल पढ़ा है कि कोई भी कस्टम है वो दैट शुड बी प्रैक्टिस सो लॉन्ग इनफ, दैट इज मतलब टाइम इमेमोरियल, हमको नहीं पता कब से चल रहा है। लेकिन कंट्रीज़ के बीच में ये ड्यूरेशन डिपेंड कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंट्रीज़ एग्जिस्टेंस में ही पिछले 50 साल में आए हैं तो कस्टम 50 साल से पुराना नहीं हो सकता। कोई कंट्री हो सकता है वो जो एक पर्टिकुलर चीज़ पे जिस कस्टम की बात करें वो 15-20 साल से ही चल रहा है, तो कस्टम उससे पुराना नहीं हो सकता। और ऐसा भी हो सकता है कुछ कस्टम ऐसे हैं जो 70 ईयर्स और मे बी 100 ईयर्स से भी ज़्यादा इन प्रैक्टिस होंगे बिटवीन सर्टन कंट्रीज और एट ए लोकल एरिया, और मे बी प्रिवलेंट इन द होल वर्ल्ड इटसेल्फ कि कंट्रीज़ को आपस में डीलिंग कैसे करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सॉवरेनिटी ऑफ टेरिटरी है ना, उसका रिगार्ड करना चाहिए, ये ट्रीटीज़ भी हैं, ये कस्टम भी है कि कोई भी कंट्री किसी की भी टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेगा अननेसेसरी। तो ड्यूरेशन जो है ना वो डिपेंड करती है। अगर जो जनरल टाइप के कस्टम्स हैं, मतलब जनरली जो प्रिवलेंट रहते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, तो हम पहले ये भी कह सकते हैं कि कस्टम दो तरह के हो सकते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर। और इसमें भी जनरल पर्टिकुलर में भी लोकल कस्टम एक नई, जो हम ये कह सकते हैं रैदर नई टर्म क्वाइंड करी गई थी, तो ये जो लोकल कस्टम भी हो सकते हैं। तो जो जनरल कस्टम है इसका मतलब है उनकी ड्यूरेशन, और अगर हम मान लो स्पेस की बात करें, यही ड्यूरेशन हम जनरल बात कर रहे हैं, तो इट कुड बी लॉन्ग इनफ। अब लॉन्ग इनफ इज़ नॉट मेंशन हाउ मच टाइम बट लॉन्ग इनफ। लेकिन अगर हम बात करें स्पेस की, तो स्पेस जो है वहाँ पे जाना अभी इतना कॉमनली कंट्रीज़ का स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मे बी कोई कस्टम सिर्फ 5 साल ही पुराना हो तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, साइबर स्पेस में अगर कोई चीज़ हो रही है जो बहुत न्यू तरह की है, जैसे सैटेलाइट्स का भेजा जाना, ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, पहले 1-2 कंट्री का ही इस चीज़ में वो था, एक्सपर्टीज़ थी, समझ लो वही भेज पा रहे थे सैटेलाइट, बट नाउ सर्टन अदर कंट्रीज आर ऑल्सो डूइंग द सेम। तो ऐसे में क्या है, वो कस्टम बहुत पुराना नहीं हो सकता, वो 5 साल वाला भी किसी पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्टेड हो सकता है, ठीक है। और जब हम इस पर्टिकुलर की, अब ये ड्यूरेशन हमने समझी, लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो वो है कंसिस्टेंसी। यानी अगर कोई कस्टम है वो कंसिस्टेंटली फॉलोड होना चाहिए बिटवीन द कंटेस्टिंग कंट्रीज और इन दैट पर्टिकुलर रीजन, एंड डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। थर्ड हम क्या कह सकते हैं, जनरल प्रैक्टिस का होना चाहिए।
यानी जनरली प्रैक्टिस में रहता हो, नो इफ एंड बट्स, नो सर्टन रिजर्वेशंस कि भाई ये हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, जनरल प्रैक्टिस है और एक्सेप्टेड होना चाहिए एज लॉ। और ये एक्सेप्टेड एज लॉ का मतलब है हम इसको ओपिनियो जूरिस भी बोलते हैं। ओपिनियो जूरिस का मतलब क्या है कि वो एक ऐसी चीज़ जो जनरल प्रैक्टिस की थी और उसको लेकिन एज ए लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया किसी पर्टिकुलर रीजन में, या यूँ कह लो कि कस्टम का फोर्स इतना ज़्यादा है कि इट इज़ एज गुड एज एनी अदर लॉ इन दैट रिगार्ड, तो फिर वो कस्टम प्रिवलेंट करेगा। और जब हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टम की बात करते हैं तो अगेन कि जनरल की नेचर है जनरल टाइप ऑफ कस्टम्स, लेकिन पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर के कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज़ हो सकती है जो कंट्रीज़ के बीच में प्रिवलेंट हो। उसके अलावा जैसे हम ये लोकल कस्टम की बात कर रहे हैं, लोकल कस्टम, ये तो टर्म ही जब हमने कॉइन करी, ये जो हमने टर्म ही कॉइन करी ये तो 1952 में एक किसी केस में नेशनल्स ऑफ अमेरिका के रिगार्डिंग, उसके राइट्स के रिगार्डिंग मोरक्को का एक केस था, उसमें लोकल कस्टम का पहली बार मतलब इस्तेमाल हुआ किसी केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहाँ ये माना गया कि जरूरी नहीं है कि कोई कस्टम को बहुत सारे देशों के बीच में होना चाहिए या बहुत सारे रीजन तक स्प्रेड होना चाहिए। इट मे बी लोकल ओनली टू ए पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर, इट मे बी इन द सी और इट मे बी ऑन द टेरिटरी। तो टेरिटोरियल सी की लिमिट्स को जानने के लिए हो सकता है किन्हीं कंट्रीज़ का अलाइनमेंट ही इस तरह का हो या उनकी सिचुएशन ही इस तरह की हो कि उनको बस उन्हीं के बीच में जोग्राफिकली सिचुएशन की वजह से उनकी जो सिचुएशन है जोग्राफिकली वो एक पर्टिकुलर लोकल कस्टम है जो उसका अप्लाई होना चाहिए। तो कस्टम लोकल का मतलब है वेरी लिमिटेड टू ए लोकल एरिया, पर्टिकुलर का मतलब है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर प्लस में पर्टिकुलर एरिया में प्रिवलेंट होता हो, जनरल मतलब एज ए लार्ज स्केल पे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ वर्ल्ड में उस कस्टम को फॉलो करा जाता हो। तो ये जो कस्टम होते हैं ये रूप ले लेते हैं हमारे लॉ का। इसमें जैसे एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस है, ठीक है। इसमें एक 10 माइल्स बे को लेके कंफ्यूजन था, यानी कि जो बे में टेरिटोरियल है वो क्या 10 माइल्स के रूल से करना चाहिए या जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो इसमें इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नॉर्वेजियन क्लेम ऑफ 10 माइल्स बे रूल को रिजेक्ट करा था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कस्टम नहीं है जो प्रिवेल कर रहा हो या जो हमको पता चल रहा हो कि ऐसी फिशरीज के लिए कोई 10 माइल्स का रूल है, तो वो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कोई कस्टम भी नहीं प्रिवलेंट है और इसके रिगार्डिंग ट्रीटी भी नहीं है। तो जो नॉर्वेजियन क्लेम था रिगार्डिंग 10 माइल उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसरिगार्ड करा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारा नॉर्थ कॉन्टिनेंटल सी का केस है, शेल्फ केस है, जो मैं ऑलरेडी आपको ट्रीटीज़ के मामले में भी पहले ही बता चुकी हूँ। इस तरह भी केस है, असाइलम केस भी है, जैसे हमारा असाइलम केस, इसमें भी कोर्ट ने ये माना कि अगर आप किसी भी, तो जैसे कि ये असाइलम केस है या जैसे हमारा नॉर्थ कॉन्टिनेंट सी का सेल्फ केस है, इन कई सारे केसेस में बैक टू बैक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या माना कि भाई अगर आप किसी भी कस्टम को ये मानना चाहते हो कि इस केस में पर्टिकुलर में ये अप्लाई होना चाहिए, तो उसकी ड्यूरेशन, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी जर्नल एक्सेप्टेंस एंड ए फोर्स ऑफ लॉ, यानी कि क्या वो जनरल प्रैक्टिस में है। ये नेसेसरी नहीं है कि कितने रीजन तक कितने कंट्रीज के बीच में, क्योंकि वो 3 टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जनरल, पर्टिकुलर या लोकल कस्टम भी हो सकता है, बट वो प्रिवलेंट होना चाहिए। और अगर ट्रीटी और कस्टम में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ रहे कि
क्या फोर्स किस पे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन बहुत समय पे ऐसा देखा गया है कि ट्रीटीज भी आर देयर एंड कस्टम्स आर ऑल्सो देयर, बट कस्टम हैज़ सच अ ग्रेट फोर्स कि ना सिर्फ उस रीजन में बट वर्ल्ड एट लार्ज वर्ल्ड में वो कस्टम फॉलो हो रहा है। तो इवन इफ ट्रीटी इज देयर, कस्टम प्रिवेल कर जाएगा, यानी कि कस्टम के बेसिस पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाएगा, ना कि उन दो पर्टिकुलर कंटेस्टिंग कंट्रीज के बीच में अगर कोई ट्रीटी भी है तो। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है वो है जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं इनको हम इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स। अब आप देखें, ये वो प्रिंसिपल होते हैं यानी वर्ल्ड में जितने भी सिविलाइज, अब सिविलाइज स्टेट्स का क्या मतलब है? सिविलाइज स्टेट्स का मतलब है कि सिविलाइज नेशन जिनके यहाँ लॉ प्रिवेल कर रहा हो, जो कि एक गुड काइंड ऑफ कंट्री का गवर्नेंस चल रहा हो, सॉवरन कंट्री हो, और वो अपने देश में अगर उन प्रिंसिपल्स को, और वो एक कोई देश नहीं मतलब वर्ल्ड एट लार्ज में कंट्रीज में वो प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हो, तो वो प्रिंसिपल का बाइंडिंग फोर्स है ना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है बाय द सिविलाइज स्टेट। तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल, ऐसे एंडलेस हो सकते हैं, पर मैं आपको 2-3 प्रिंसिपल्स का एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि रेस जुडिकेटा है। अब रेस जुडिकेटा, जैसे कि अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, में ये मेंशन है ऑलरेडी, यानी हमारा कंट्री तो इसको ऑलरेडी हमारे एक प्रोसीजरल कोड की अहम सेक्शन के रूप में पढ़ रहा है। तो रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है? रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि अगर दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है बाय एनी कोर्ट, अब वो कोर्ट क्या हो सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हो सकता है, कोई रीजनल कोर्ट भी हो सकता है, कोई ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। अगर वहाँ से वो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है तो सेम सूट को मत लाओ दोबारा, वो बाइंडिंग हो जाएगा। क्योंकि सेम अगर आप दोबारा लाओगे तो फिर वो दोबारा आप उसी मैटर को डिसाइड करोगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ सकती हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो सकती हैं। तो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है टू ब्रिंग ए सूट ऑन द सेम फैक्ट्स बिटवीन द सेम पार्टीज, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सेम इशू भी बिल्कुल सेम हो, सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली सिमिलर होना चाहिए कि पहले भी वो सूट डिसाइड हो चुका है बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो फिर क्या है, रेस जुडिकेटा का डॉक्ट्राइन अप्लाई हो जाएगा एंड द पार्टीज आर बार टू ब्रिंग द न्यू सूट ऑन द सेम फैक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है। अब रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल में हम फर्दर ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर जैसे ये इसमें मैं आपको एक केस बता देती हूँ, डाइवर्जन ऑफ वाटर ऑफ म्यूज। ठीक है, ये डाइवर्जन ऑफ वाटर ऑफ म्यूज के केस में, यानी डाइवर्जन ऑफ वाटर को लेकर के एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, और इस केस में 1937 में ये डिसाइड करा गया कि मतलब अगर एक आपका ऑलरेडी ये जो वाटर को लेकर के ये डिस्प्यूट ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुका है, तो दोबारा थोड़े से फैक्ट्स को चेंज करके या थोड़ा सा उसमें चेंज करके सर्कमस्टांशियल जो चेंजेस करके आप कोर्ट के सामने दोबारा नहीं आ सकते सेम डिस्प्यूट को लेके। तो कोर्ट क्या होगा, फर्स्ट हियरिंग में ही उसको डिसमिसल कर देगा एंड ये कहेगा कि आप जाओ भाई। ठीक है, सिमिलरली जैसे एस्टॉपल का प्रिंसिपल है, अभी एस्टॉपल का प्रिंसिपल भी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे में अवेलेबल है, वर्ल्ड एट लार्ज पे एस्टॉपल का प्रिंसिपल है। यानी कि अगर कोई पहले पार्टीज किसी बात पे सहमत हो चुकी हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस कर चुकी हैं या एक दूसरे को किसी मैटर पे कंसेंट दे चुकी हैं, तो वो दोबारा सेम चीज़ पे स्टेप बैक नहीं कर सकते, यानी फ्यूचर में स्टेप बैक नहीं कर सकते। दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड सर्टन सिचुएशन, सर्टन फैक्ट और गिव सम प्रॉमिस। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टेरिटोरियल
किसी विवाद को लेके एक स्टेट दूसरी स्टेट से एक एग्रीमेंट कर चुकी है कि हम मानते हैं कि ये स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी हमारी नहीं है। जैसे ये केस एक टेम्पल ऑफ प्री विहार का केस है। इसमें थाईलैंड एंड कंबोडिया, ये एक शिवा टेम्पल था, उनके बीच में ये डिस्प्यूट था, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। और ये जो प्री विहार का केस था, इसमें थाईलैंड जो था उसने अपनी सेना भी मतलब यहाँ पे वो डिप्लॉय कर रखी थी। बहुत सारे जो अपने मैन थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेने की कोशिश उनकी बहुत समय से चल रही थी। और सरप्राइजिंगली ये देख लो, ये 1967 का केस है, ये तब से उनका होते होते कि 2013 में डिसाइड होके 14 तक, मतलब 14 तक थाईलैंड ने स्टेप बैक करा, अपनी सेनाएं हटाई। यानी ये जजमेंट को आने में, इम्प्लीमेंट होने में इतना समय लग गया। लेकिन फाइनली मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये माना कि क्योंकि देखिए इसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि थाईलैंड अपना क्लेम कर रहा था उस टेम्पल पे, कंबोडिया अपना क्लेम कर रहा था टेम्पल पे, तो बहुत लॉन्ग टर्म तक ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था। बाय यूजिंग द कस्टम्स ट्रीटीज़, वो अपनी अपनी उसको साइड को मतलब एस्टेब्लिश करने पे लगे हुए थे दोनों कंट्री। बट देन द कंबोडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड ए वेरी एंशियंट ट्रीटी, जो कि थाईलैंड और कंबोडियन एंसेस्टर्स जो भी उनके सक्सेसर थे उन्होंने वो बनाई थी। और उसमें क्लियरली मैप नेक्स्ट थे कि जो वो कंबोडिया का में जो टेम्पल था टेरिटरी पे, वो कंबोडिया के ही पास उसका उस मैप्स में शोन हुआ था। और उस मैप पे थाईलैंड और कंबोडिया के दोनों ही जो प्रीवियस जो भी वो थे एंसेस्टर थे, उन्होंने जिनके पास ये कमांड थी कंट्रीज़ को रन करने की, उनके सिग्नेचर सील के साथ, मतलब उनके सील उन पे इम्पोज थी। तो कोर्ट ने ये माना कि बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल यू कैन नॉट स्टेप बैक फ्रॉम ऑलरेडी एग्रीड टर्म एंड कंडीशन, जो कि भले ही आपके प्रीवियस उन्होंने की थी बट वो हायर्स में आगे प्रोसीड कर रही है, वो एग्रीमेंट कभी बना था। तो इसीलिए जो टेम्पल था उसका पूरा का पूरा जो वो था सोवरन, मतलब उसकी सॉवरेनिटी में वो टेम्पल सिचुएटेड है। तो वो शिवा टेम्पल आज भी कंबोडिया के पास है। ठीक है, इसके अलावा जैसे पैक्टा सुंट सर्वेंडा, यानी कि जो भी ट्रीटीज बनेंगी, पैक्टा सुंट सर्वेंडा का मतलब होता है विद अटमोस्ट गुड फेथ, कि कोई भी अगर आप ट्रीटी बना रहे हो, कोई भी कंट्री जो आपस में अपना किसी भी तरीके का कोई भी टर्म एंड कंडीशन बना रहे हो, वो गुड फेथ में होनी चाहिए और बाइंडिंग स्टार्टिंग से ही कंट्रीज़ के मन में ये होना चाहिए कि इसका बाइंडिंग फोर्स है। इसका मतलब है इल विल के साथ या मेलाफाइड इंटेंशन के साथ कंट्रीज़ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ना एंटर करें। तो उससे क्या होगा, ये वॉयलेशन ऑफ असेंशियल प्रिंसिपल है कि आप ट्रीटीज बना रहे हो, मेलाफाइड इंटेंशन से बना रहे हो, तो स्टार्ट में ही आपकी कोई इंटेंशन गुड फेथ नहीं थी, तो आपने क्या बाद में उसका वॉयलेशन करना ही करना है। तो वॉयलेट करोगे तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से आप अच्छे सोच के साथ नहीं चले थे तो आपको वो राइट नहीं मिल पाएगा। तो पैक्टा सुंट सर्वेंडा इज एन असेंशियल प्रिंसिपल फॉर मेकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रीटी बिटवीन द, इट मे बी ऑफ जनरल टाइप ऑफ कन्वेंशन, कि जब कंट्री उसको सिग्नेटरी बनेंगे, या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कन्वेंशन या ट्रीटी जिसको वो बनाएंगे। उसके अलावा जैसे इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, अब इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इस तरह के केसेस होते हैं कि जहाँ पे कोई भी जनरल प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपको कस्टम और ट्रीटी देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ट्रीटी होती है उनके बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कॉन्टिनेंट शेल्फ केस में जर्मनी की साइड जो था, जर्मनी भी उसमें इन्वॉल्व था, तो जर्मनी का जो अपनी लोकेशन थी वो इस तरह की थी कि अगर जो ट्रीटी थी ऑलरेडी, ये 3 कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट था, तो 2 कंट्रीज़ को इक्वी डिस्टेंट का फॉर्मूला लगाना चाह रहे थे वो एक्चुअली इस कॉन्टिनेंटल, ये जो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल केस था,
इस केस में जैसे जो भी कंट्रीज आपस में कंटेंस कर रहे थे, ये जो जर्मनी थे, ये कहा जा रहा था कि इक्विडिस्टेंट का रूल है वो अप्लाई करेंगे टेरिटोरियल कॉन्टिनेंटल सेल्फ को डिलिमिटेशन करने के लिए। तो ये डिलिमिटेशन चल रहा था, मतलब रीजन क्या था कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ। वो ये कह रहे थे कि बहुत ये जो मुद्दा पुराना है, इसमें हम एक वो कर लेते हैं समझौता आपस में, और हम इक्वल जो है टेरिटोरियल सेल्फ को बांट लेते हैं। लेकिन जर्मनी का जो स्टैंड था वो क्या कह रहा था कि अगर हम इक्विडिस्टेंट रूल को अप्लाई करेंगे, जो कि कस्टम से जनरली प्रिवलेंट रूल है कि भाई जब भी किसी की टेरिटरीज बढ़ती हैं वो इक्विडिस्टेंट रूल के हिसाब से बढ़ती है कि इक्वल डिस्टेंस पे बांट लो। लेकिन जर्मनी का स्टैंड ये था कि मेरी जो जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि अगर हम एग्जैक्टली इस रूल को फॉलो करेंगे तो जो मेरा हिस्सा है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा एज टू अदर टू स्टेट्स, उनको बेनिफिट हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो कोर्ट ने भी इस प्ली को माना और कहा इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द ट्रीटीज, और वो ट्रीटी जर्मनी की थी भी नहीं, अदर टू कंट्रीज की थी, तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द इक्विडिस्टेंट रूल उन्होंने इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करा और उन्होंने ये माना कि ठीक है प्रिवलेंट रूल यही है, लेकिन इट शुड बी अप्लाइड इन सच अ वे कि किसी एक कंट्री के साथ ग्रॉस इनजस्टिस नहीं होना चाहिए या उसका एक बियॉन्ड लिमिट नुकसान नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि एक बार टेरिटरीज डिलिमिट होगी तो वो फिर सालों साल वैसा ही चलेंगी। तो जर्मनी के स्टैंड को देखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस रूल को ना लगा के इक्विटी और गुड कंसाइंस के रूल को अप्लाई करके जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है उसको डिलिमिट करा था। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल हैं जनरल जो हमने करे हैं, ये भी बहुत सारे हैं, आप और भी पढ़ सकते हैं। और जो हमारा लास्ट जो एक वो है इसका कि क्या सोर्स और है हमारा, वो है जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने रेस जुडिकेटा करा, जुडिशियल डिसीजंस कब बाइंडिंग होंगे, आर्टिकल 59 ऑफ सिमिलर स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, इसी का आर्टिकल 59 पता क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टीज के बीच में कोई भी जजमेंट आई है वो उन पे तब तक बाइंडिंग नहीं होगी अगर वो बिटवीन द सेम पार्टीज एंड ऑन द सेम फैक्ट्स, और सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स के लिए, तो सिर्फ उनके बीच में बाइंडिंग नहीं और किसी पे कोई भी जजमेंट का कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होता। तो आर्टिकल 59 खुद ही प्रोहिबिट कर रहा है कि अगर दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, उसकी कोई प्रीवियस जजमेंट आई है, वो एज इट इज बाइंडिंग नहीं होगी अनलेस अनटिल द डिस्प्यूट इज सेम एंड पार्टीज आर सेम। तब तो हमने अभी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल भी पढ़ा है कि वो तो फिर वो बाइंडिंग हो ही जाएगी, वो कहेगी ऑलरेडी आपके बीच में डिसाइड हो चुका है, नो नीड टू कम, क्योंकि कई सारे कंपनसेशन के केसेस में भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ कि ऑलरेडी अगर आप किसी एक जगह से कंपनसेशन ले चुके हो तो आपको दूसरे फोरम में जाके कंपनसेशन को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो जुडिशियल डिसीजन है वो कौन से होते हैं, जैसे एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके अलावा आपके रीजनल कोर्ट होते हैं, उसके अलावा आपके लोकल या ये हम इनको म्यूनिसिपल कोर्ट कहेंगे, नॉट अ लोकल, म्यूनिसिपल कोर्ट्स होते हैं। उसके अलावा आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, क्योंकि कुछ ट्रिब्यूनल्स या कमीशंस तो इतने फेमस हैं, जैसे एक हमारा इंग्लैंड अमेरिकन ट्रिब्यूनल है, वो बहुत ही उसकी जजमेंट्स भी फेमस है और बहुत सारी जजमेंट्स उनके आउटकम हैं, वो इवन अपने कोट करे जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स की जजमेंट्स में भी। तो क्या किसी जुडिशियल डिसीजन को अप्लाई करा जा सकता है किसी दूसरे उसमें, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से कोर्ट से वो जजमेंट आई है और उसका बाइंडिंग फोर्स डिपेंडिंग ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। जैसे किसी म्यूनिसिपल कोर्ट ने कर दिया लेकिन वो वॉयलेट कर रहा है किसी और एसेंशियल प्रिंसिपल को, या वॉयलेट कर रहा है किसी कस्टमरी लॉ को, या वॉयलेट कर रहा है किसी ट्रीटी को, तो वो जो म्यूनिसिपल कोर्ट या जो रीजनल कोर्ट का जजमेंट है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, किसी ट्रिब्यूनल का है, ट्रिब्यूनल से जब
अवार्ड आएंगे तो दोनों कंटेस्टिंग पार्टीज या 2 से ज़्यादा जो है वो उस पर साइन करती हैं, तो कंसेंट डिक्री बन जाती है। तो वो तो एज गुड एज होती है एज एनी अदर जजमेंट, इनफैक्ट उसकी तो अपील भी नहीं करी जा सकती। तो इनके जो जजमेंट्स हैं वो बाइंडिंग होते हैं। लेकिन जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, ऐसे जो इनकी जजमेंट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती। यानी कि अगर वो लॉ को भी इंटरप्रिटेट कर रहे हैं तो अगर वो सेम पार्टीज और सेम डिस्प्यूट का है ना, तो ही वो इंटरप्रिटेशन अप्लाई होगी, बाकियों पे डिपेंड करता है। अगर कोई कोर्ट उसको लेना चाहे उस इंटरप्रिटेशन को तो ले सकता है, बट बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको एक सब्सिडरी सोर्स ऑफ वो कहते हैं, हमारा सोर्स है, सब्सिडरी टाइप है कि सबसे एंड में अगर कुछ भी नहीं है और इसमें से कुछ अहम कोई चीज़ निकल के आ रही है तो ही हम इसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद है जितने भी राइटिंग्स हैं, ये डी का ही हमारा 5वां भी है, राइटिंग्स ऑफ पब्लिसिस्ट, और हम ज्यूरिस्ट बोलते हैं और हम फिलोसफर बोल सकते हैं। वैसे जो आईसीजे में वो पब्लिसिस्ट वर्ड है। और ये कैसे होनी चाहिए, ये एक्लेम्ड रिनाउंस्ड कोई पब्लिकेशंस होनी चाहिए। तो ऐसे जैसे ग्रोशियस है, राइट, अब कैल्सन है, उनकी थ्योरीज कई जगह इस्तेमाल हुई हैं, ग्रोसियस की थ्योरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। लेकिन ये जो पब्लिश्ड है ना, ये वो कोई रिनाउंस वर्क होना चाहिए, यानी कोई ऐसा कोई जूरिस्ट या कोई ऐसा कोई फिलोसफर होना चाहिए जिसने उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक लॉन्ग रिसर्च कर रखी है, उसकी राइटिंग की पब्लिकेशंस इस लेवल की हैं कि उनको कोट करा जा सकता है जजमेंट्स के दौरान। इवन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें इन जूरिस्ट के काम को कोर्ट्स ने अपने फैसलों को देते हुए, एंड इवन सर्टन ट्रीटीज़ की मेकिंग जब हो रही थी ना, तब इन बहुत सारे जूरिस्ट हैं, खासकर जैसे ग्रोशियस हैं, इनकी राइटिंग्स का इस्तेमाल करा गया। मतलब इन्होंने जो राइटिंग में जो इनकी ओपिनियन थी कैसे फॉर्म हुई, आफ्टर ए लॉन्ग रिसर्च, आफ्टर ए लॉन्ग स्टडी एंड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ वर्क इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो वो जो एस्टैब्लिश इनका वर्क होता है दैट कैन ऑल्सो बी यूज इन वाइल गिविंग द डिसीजंस, कि ये माना जा सकता है कि अगर ये जूरिस्ट ऐसा कह रहे हैं, मान लो सपोज कोई जूरिस्ट अपनी किसी बुक में किसी पर्टिकुलर कस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो जो कस्टम है ना वो माना जा सकता है कि हाँ, अगर ये अपनी बुक में भी मेंशन करे और एक कोई कंटेस्टिंग स्टेट भी ये कह रही है, तो डिसीजन में उन जूरिस्ट के काम को मेंशन करके डिसीजन ये दिया जा सकता है कि यस दिस टाइप ऑफ कस्टम इज प्रिवलेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया और बिटवीन दीज कंट्रीज और बिटवीन द होल वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा ये जूरिस्ट मान रहे हैं। लेकिन ये बड़ा फीबल एंड वेरी लास्टली इस्तेमाल होने वाला जो सोर्स है, इतना कॉमनली नहीं है, दो इसके एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी ये नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनली हम कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ रह गया है या इसके अलावा कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके डियर स्टूडेंट्स।